हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यूज जो कि इंडक्शन मशीन के चैप्टर से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे, जिसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम जैसे कि गेट, ईएससी, स्टेट लेवल्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, फॉर ए मोर एक्यूरेट For a more accurate analysis of the torque-slip relationship, the equivalent circuit of a three-phase induction motor for running condition is to be derived from the given standstill condition. स्टैंड स्टिल कंडीशन दिया गया है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें जो के है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है, E1 है जो कि V1 अप्लाइड वोल्टेज माइनस आई म्यू इंटू X1 है, के आई म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट है, S फ्रैक्शनल स्लिप है। आगे देखते हैं। एट रनिंग कंडीशन में टू रेजिस्टेंसेस इन द इक्विवेलेंट सर्किट आर डिनोटेड बाय ए एंड बी। अब उस सर्किट को इस सर्किट से कंपेयर किया गया है, देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल बी, ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो पहले सर्किट में हम लोग देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है उसके जगह पर क्या था। तो जो रेजिस्टेंस था दोस्तों, उसकी जगह पर था के स्क्वायर इंटू R1 और बी की जगह पर है R2। तो इक्विवेलेंट सर्किट को दोनों को लिया जाए तो दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब A इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू R1 होगा और B इज इक्वल टू R2 होगा। डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा A हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं कि उसमें ऑप्शंस में क्या क्या है। तो ये देखिए, ए ऑप्शन में देखिए के स्क्वायर इंटू R1 है और B जो है हमारा R2 है, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। अब कुछ डिस्कशन करते हैं दोस्तों इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में, ठीक है। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है। अगर हम ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट देखें और इंडक्शन मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो दोनों बहुत ही मामलों में सिमिलर है, ठीक है। तो अगर हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट देखें, ये हमारा अगर V अप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, और ये हमारा स्टेटर साइड का, क्योंकि ट्रांसफार्मर प्राइमरी होता है और इंडक्शन मशीन में स्टेटर और रोटर होता है। तो ये प्राइमरी साइड स्टेटर का अगर लीकेज रेजिस्टेंस है और X1 हमारा लीकेज रिएक्टेंस है, तो इसके बाद यहाँ पर हमारा दो कंपोनेंट आता है, एक RC कोरलोस कंपोनेंट आता है और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आता है XM जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेटर के साइड का हुआ। उसके बाद अगर हम लोग इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ड्रॉ करते हैं सेकेंडरी साइड का, तो इसमें देखिए दो तो होता है R2/S, आपको पता है ये होता है, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ठीक है। R2/S की होता है, यू स्लिप का फंक्शन होता है। आपको रोटर के फंक्शन से पता ही है कि हमारा जो रोटर होता है वो होता है एस टाइम स्टैंड स्टिल। जो हमारा ईएमएफ होता है उसमें, जिसमें रोटर मूव नहीं करता है, तो ये स्लिप वाला रोटर हो गया, स्लिप वाला ईएमएफ हो गया, जिसमें स्लिप इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और जो हमारा ये जो एक्चुअली में होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में सर्किट हमारा जो इम्पीडेंस जेड इम्पीडेंस होता है वो होता है R2 होल स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। आपको पता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर रोटर की देखी जाए तो रोटर की फ्रीक्वेंसी S टाइम्स फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसीलिए जो हमारा जो X2 का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, S टाइम्स X20 यानी स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस के बराबर होता है। तो स्टैंड स्टिल रिएक्शन का होल स्क्वायर हो गया ऐसे करके। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे और S को बाहर लेके जाएंगे तो यहाँ पर नीचे में R2/S आ जाएगा अगर हम लोग करंट को निकालें। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें R2/S कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हुआ इसके अकॉर्डिंग में। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन इज लेस देन द स्टैंड स्टिल वैल्यू, दिस इज ड्यू टू रिडक्शन इन। तो क्या हो जाएगा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में होता है रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन में वो कम होता है स्टैंड स्टिल वैल्यू का। दिस इज ड्यू टू रिडक्शन इन, किस चीज में रिडक्शन होता है, उसमें होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ। देखिए होता क्या है दोस्तों, स्लिप में रोटर ईएमएफ का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है S टाइम्स F, जो हमारा नॉर्मल अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है। तो रोटर जो रिएक्टेंस होता है, रोटर रिएक्टेंस स्लिप में वो क्या हो जाएगा, रोटर रिएक्टेंस है यहाँ पर दोस्तों। तो रिएक्टेंस को हम लोग एक्स से लिखते हैं, तो सपोज कीजिए एक्स लिखते हैं यहाँ पर, है ना। तो रोटर रिएक्टेंस हो जाएगा 2 पाई इंटू हमारा फ्रीक्वेंसी इंटू एल होता है। तो फ्रीक्वेंसी, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, स्लिप टाइम्स एफ
इंटू एल, यानी कि अगर हम एस को बाहर करें तो 2 पाई एफ इंटू एल होगा। ये हमारा स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस है। इसका मतलब है कि हमारा जो स्लिप में रोटर रिएक्टेंस होगा वो एस टाइम्स एक्स नॉट को इसको ले लीजिए, ये स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस है। ठीक है, जब रोटर स्टैंड स्टिल होता है तो उसमें स्लिप का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसके केस में अगर आप स्टैंड स्टिल को भी ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये इस तरह का रिलेशनशिप होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ के चलते वैल्यू कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन द रोटर रिएक्टेंस पर फेज इज डैश एट द स्टैंड स्टिल पर फेज रिएक्टेंस, तो एस टाइम्स हो जाएगा, हमने डिराइव किया था। वो कैसे हो जाएगा, देखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी जो है रोटर की वो हो जाएगी एस टाइम्स फ्रीक्वेंसी एफ, स्लिप फ्रीक्वेंसी इंटू एफ। तो इसका मतलब है क्या कि रोटर रिएक्टेंस जो हमारा है स्लिप फ्रीक्वेंसी में वो हो जाएगा 2 पाई इंटू एस टाइम एफ इंटू एल, यानी एस को बाहर निकाला तो 2 पाई एफ इंटू एल, यानी ये फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारा वो स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस होगा x20 या x0 इसे लिखते हैं, तो ये x टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये डिमांड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉर्क डेवलप्ड बाय थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल में होता है, तो देखिए इसको हम लोग डिराइव करते हैं। जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है दोस्तों, वो होता है हमारा नेट शाफ्ट डेवलप टॉर्क डिवाइडेड बाय स्पीड। नेट शाफ्ट डेवलप टॉर्क होता है 1 - s टाइम्स पीजी डिवाइडेड बाय 1 - s टाइम्स सिंक्रोनस स्पीड। ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इसका डिराइव कर सकते हैं हम लोग पीजी डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए पीजी डिवाइडेड बाय ओमेगा एस हुआ, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट टॉर्क जो है पीजी हमारा क्या हो जाएगा, पीजी को हम लोग लिखते हैं यानी एयर गैप पावर को लिखते हैं I2² इंटू R2 रोटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्लिप डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। ठीक है, अब आई टू को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई टू लिख सकते हैं एस इंटू ई नॉट यानी स्टैंड स्टिल रोटर ईएमएफ जो उसमें डेवलप होता है डिवाइडेड बाय, ये हो गया R2 का होल स्क्वायर प्लस SX0 का होल स्क्वायर, स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस है ना, इसका होल स्क्वायर हो गया ये I2 का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय एस इंटू ओमेगा एस। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसमें होगा S² इंटू E0² डिवाइडेड बाय R2² प्लस S² इंटू X0² इंटू R2 डिवाइडेड बाय S इंटू ओमेगा एस। अब ये स्लिप स्लिप कैंसिल हो गया। अभी देखिए दोस्तों क्या है, R2 जो है टू मच ग्रेटर देन S इंटू X0 होगा, क्योंकि स्लिप का वैल्यू ऑलवेज 1 से बहुत कम होता है, तो वो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर के टर्म में और कम हो जाएगा, तो R2² भी और भी ग्रेटर देन हो जाएगा। देयरफॉर अगर हम s को कैंसिल कर दें तो ये क्या आएगा, वैल्यू आएगा E0² इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2², यानी कि एक s यहाँ पर रहेगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लिप के हमारे, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा s। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, insertion of resistance in the rotor circuit of an induction motor to develop a given torque causes dash in the rotor current, तो ये ऑलमोस्ट नो चेंजेस होता है। क्यों नो चेंज होता है, देखिए इसको इसको समझिए क्या होता है। देखिए स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक्स और रनिंग करेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। स्टार्टिंग में अगर हम रेजिस्टेंस को डालें तो इसका मतलब है क्या होता है कि इसमें जो टॉर्क का जो वैल्यू होता है, इक्विवेलेंट टॉर्क का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो करंट का वैल्यू है स्टार्टिंग करंट, वो उसका वैल्यू घट जाता है। ठीक है, अगर हम टॉप स्लिप करेक्टरिस्टिक्स में देखें तो। लेकिन रनिंग कंडीशन में क्या होता है कि देखिए, अगर हम लोग रनिंग कंडीशन की बात देखें तो रेजिस्टेंस रहने से जो करंट का वैल्यू है वो घट जाएगा। ठीक है, करंट का वैल्यू घट जाएगा क्योंकि ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस आएगा, है ना। तो इसका मतलब है क्या कि स्पीड ऑफ द रोटर होगा, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द रोटर घट जाएगा क्योंकि करंट की वैल्यू घट गई है। अब स्पीड ऑफ द रोटर घटने से स्लिप इज इक्वल टू n माइनस एन ऑफ आर डिवाइडेड बाय एन होगा। अब ये स्पीड घट जाने से स्लिप की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। अब स्लिप की जो वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसके केस में क्या होगा, फिर स्लिप की वैल्यू बढ़ने से जो हमारा ईएमएफ है E2 इज इक्वल टू वो होगा स्लिप टाइम्स एस ई नो लोड पे ईएमएफ या फिर स्टैंड स्टिल पे ईएमएफ। तो इसका मतलब स्लिप की वैल्यू बढ़ जाने से नेट ईएमएफ बढ़ जाएगा। हमारा नेट ईएमएफ बढ़ने से जो नेट करंट है, रोटर करंट, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रोटर करंट इज इक्वल टू ही होता है ना S इंटू E2 नॉट डिवाइडेड बाय हमारा जेड नेट जेड।
तो अब रोटर का करंट बढ़ जाएगा, रोटर करंट बढ़ जाएगा तो उसका मतलब पहले टर्म में करंट घटा था, अब वो बढ़ के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो रनिंग कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसमें ऑलमोस्ट नो चेंजेस आएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इंडक्शन मोटर फॉर फिक्स स्पीड एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, फिक्स स्पीड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में लाइन करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। तो लाइन करंट जो हमारा हो जाएगा वो ईएमएफ बाय इम्पीडेंस होगा, यानी वोल्टेज बाय इम्पीडेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जो टॉर्क जो है, जो हम लोगों ने पहले डिराइव किया था कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसे आया दोस्तों, देखिए टॉर्क जो हम लोगों ने देखा था एयर गैप डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। एयर गैप को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू इंटू आई टू इंटू कॉस थीटा टू, यानी पावर फैक्टर एंगल डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। तो ये हो जाएगा ई टू इंटू आई टू को हम लोग ई टू डिवाइडेड बाई जेड इम्पिडेंस लिख सकते हैं, इंटू कॉस थीटा को हम लोग आर डिवाइडेड बाई जेड इम्पिडेंस लिख सकते हैं, इंटू ओमेगा एस। अब इन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट माने तो ये ई टू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो यानी वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है क्या है कि इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A balanced three-phase voltage is applied to star-connected induction motor. तो phase to neutral voltage will be the stator resistance, rotor resistance referred to stator। यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट में क्या बोला गया है कि फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज V है, सप्लाई वोल्टेज है, स्टेटर का रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया है RS, रोटर रेजिस्टेंस रिफर टू स्टेटर दिया है RR, स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस दिया है XS, रोटर लीकेज रिएक्टेंस रिफर टू स्टेटर है XR, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जो दिया है वो XM दिया है। द मैग्नीट्यूड द स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर इज गिवन बाय, स्टार्टिंग करंट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या दिया जाएगा, तो इसका मतलब है क्या, इसमें वैल्यू आपको निकालना है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ए। देखिए कैसे देखते हैं हम लोग आंसर को। हम लोग अगर इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाले दोस्तों, इक्विवेलेंट सर्किट निकाले तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होगा, देखिए ये हमारा वी अप्लाई वोल्टेज होगा, इसमें जो दिया है R1, इसमें RS दिया स्टेटर का लीकेज रेजिस्टेंस, फिर XS है लीकेज इम्पीडेंस रिएक्टेंस, हमारा XM दिया है यहाँ पर क्योंकि RC के ब्रांच को नेगलेक्ट किया गया, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो R डिवाइडेड बाय S, क्योंकि स्लिप की कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा X ऑफ R। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हुआ, है ना। अच्छा, अगर हम लोग नेगलेक्ट करें, क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो इम्पीडेंस का जो ड्रॉप स्टेटर साइड में बहुत ही कम होता है, इस ब्रांच को हम लोग इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं इसके स्टार्टिंग में। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में इस ब्रांच को शिफ्ट कर दें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, वी हमारा वोल्टेज होगा, यहीं पर हम लोग XM आएगा क्योंकि हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, और ये यहाँ पर आएगा R1, ये होगा X1, ये होगा R2 डिवाइडेड बाय S, ये होगा X2, और ये इक्विवेलेंट सर्किट होगा। अगर हम लोग स्टार्टिंग का बात इसमें किया है तो S इज इक्वल टू 1 होगा स्टैंड स्टिल में, तो ये मॉडिफाई होकर यहाँ पर सिर्फ ऐसा आएगा। और अगर इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकाल के रेजिस्टेंस इस तरह से निकाले तो रेजिस्टेंस का ब्रांच जुड़ जाएगा, एक्सेस का ब्रांच जुड़ जाएगा, और अंडर रूट होकर इसका इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकलेगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉर्क डेवलप इन एन इंडक्शन मोटर इन नियरली प्रोपोर्शनल टू। तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हम लोगों ने डिराइव किया था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a 4 volt 50 hertz star connected three phase squirrel cage induction motor is operated from 400 volt 70 hertz 50 hertz supply, the torque that the motor can now provide while drawing rated current from the supply। तो टॉर्क के केस में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए देखिए इसमें क्या होगा, जो हमारा टॉर्क होता है नेट टॉर्क वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि टॉर्क जो है फ्लक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें अब देखिए क्या है कि वोल्टेज तो वही है 400 वोल्ट, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी नीचे बढ़ गई है। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो उसका मतलब नेट टॉर्क का जो वैल्यू है वो घट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर वेरीज, किस तरह से वेरी करता है, तो वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में वेरी करता है। ठीक है, इसका मतलब है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने डिराइव किया था टॉर्क को, ऑलवेज आप इस फॉर्मूला से डिराइव कीजिएगा, पीजी डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, पीजी को आप लिख दीजिएगा ई टू इंटू आई टू इंटू कॉस थीटा टू,
डिवाइड बाय ओमेगा एस। इसमें आप E2 और I2 का वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है। तो E2 को E2 रन दीजिएगा, I2 को E2 डिवाइडेड बाय नेट Z जो है R2 स्क्वायर प्लस एस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा को R डिवाइडेड बाय Z सिमिलर। दूसरे केस में अगर आप देखिएगा तो ये E2 मिलके E2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई स्क्वायर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अचीविंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन इंडक्शन मोटर शुड हैव डैश रोटर सर्किट रेजिस्टेंस एट द स्टार्टिंग एंड सर्किट अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन। देखिए स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, टॉर्क जो होता है वो क्यों होता है दोस्तों, हाई रोटर रेजिस्टेंस क्यों होता है, देखिए इसका हम लोग अभी डिराइव करते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेटर का एमएमएफ इंटू रोटर का एमएमएफ इंटू साइन ऑफ डेल्टा लोड एंगल, ठीक है। जनरली जो लोड एंगल हम लेते हैं वो लेते हैं 90 प्लस थीटा, यानी कि पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। तो इसके केस में अब क्या हो जाएगा, देखिए अब हो जाएगा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ का स्टेटर का स्ट्रेंथ रोटर का स्ट्रेंथ इनटू साइन डेल्टा था, तो इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा 2 होगा। इसका मतलब है अगर इसको एक कांस्टेंट के ले एमएमएफ रोटर एमएमएफ इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 होगा, ठीक है। अभी देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ऐड करने से हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा रोटर का वो बढ़ जाएगा। अभी देखिए तो इसका मतलब है क्या कि हम लोग थीटा 2 जो रोटर एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, टेन इनवर्स, अगर एक्स हमारा रोटर का रिएक्टेंस है डिवाइडेड बाय आर है। अब ये आर का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है तो थीटा का वैल्यू कम हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कम होने से ये कॉस थीटा का वैल्यू वो बढ़ जाएगा, इसका मतलब टॉर्क का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इस फिनोमेना से आप इस फंडामेंटल से आप जान सकते हैं कि थीटा 2 का जो वैल्यू पावर फैक्टर का ये अगर हम लोग रोटर रेजिस्टेंस ऐड करने से पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क स्टार्टिंग में वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए डिजायरेबल होता है। लेकिन रनिंग कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अगर आर का वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा आई स्क्वायर आर जो लॉसेस है वो ज़्यादा हो जाएगा, कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस ज़्यादा होने से क्या होगा, जो हमारी सिस्टम की इफिशियंसी है वो कम हो जाएगी। तो डिजायरेबल क्या है कि स्टार्टिंग में आर का वैल्यू हाई होना चाहिए और रनिंग कंडीशन में आर का वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज अचीव बाय, किससे अचीव करते हैं, कनेक्टिंग स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस अक्रॉस स्लिप रिंग टर्मिनल्स ऑफ द मोटर, बिल्कुल सही। देखिए सप्लाई वोल्टेज से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये हमारा ज़्यादा डिजायरेबल मेथड है, हम लोग हमेशा सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा के ऐसा नहीं कर सकते अचीव, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर तो हमने देखा तो टॉर्क घट जाएगा, नहीं ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अप्रोप्रिएट आंसर इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इफ द मोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज देन रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमने देखा था स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा लेकिन इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रोटर कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे तो इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क टीई बढ़ जाएगा। हमने कैसे देखा था रिलेशनशिप से, स्टेटर का एमएमएफ इंटू रोटर का एमएमएफ इंटू कॉस थीटा 2 होगा। थीटा 2 रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, थीटा 2 का वैल्यू कम हो जाएगा, उसके उसके चलते क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2 का वैल्यू बढ़ जाएगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के रिजल्टेंट वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the applied voltage per phase is reduced to one half the starting torque of a three phase squirrel cage induction motor becomes, तो अप्लाइड वोल्टेज जो हमने देखा था डिराइवेशन किया था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर का होगा। तो इसका मतलब है क्या कि अगर अप्लाई वोल्टेज ई जो है इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वी माइनस आई म्यू इंटू एक्स एम होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट से आप देखते हैं इसका स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, अगर कुछ देर के लिए इसको हम लोग इग्नोर कर दे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी वन स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर वी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, अगर हम लोग वी को वी बाई टू करें तो टॉर्क जो ई है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो पहले के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स, यानी कि 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आज लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडक्शन मोटर, मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज करेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस और टॉर्क इज वेरी सेंसिटिव टू एनी चेंजेस इन द सप्लाई वोल्टेज। तो एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं, पहले देखते हैं मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। अब देखते हैं देखिए देखो क्या होता है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो, अगर हम एक स्लिप में एक वैल्यू को देखें तो ये करेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे
तो हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क है वो इक्वल होगा दोस्तों, लेकिन इसको जो लोकेशन है वो शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क है वो हमारा रोटर रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन लोकेशन में जो मैक्सिमम टॉर्क है वो डिपेंड करता है। यानी कि अगर इसमें एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R1 देखें, इसमें R2 देखें, इसमें R3 देखें, और अगर रोटर का रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाए हम लोग, तो ये इधर की ओर शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि स्लिप जिस पे मैक्सिमम टॉर्क ऑकर होता है वो डिपेंड करता है रोटर रेजिस्टेंस पे। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस में मैक्सिमम वैल्यू इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप डिराइव कीजिएगा तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो रोटर रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, लेकिन लोकेशन जो मैक्सिमम टॉर्क का है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको पहला स्टेटमेंट को देखें तो क्या है, पहला स्टेटमेंट है मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल सही है, मैक्सिमम टॉर्क जो है वो इंडिपेंडेंट होता है रोटर रेजिस्टेंस के, उसका लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है रोटर रेजिस्टेंस पे, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अभी देखिए मैक्सिमम टॉर्क को जो होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, R2 इज इक्वल टू एस एक्स टू होना चाहिए। अगर आप मैक्सिमम टॉर्क का जो डेरिवेशन निकालेंगे उसमें R2 इज इक्वल टू एस एक्स टू होने से जो मैक्सिमम टॉर्क है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में स्टैंड स्टिल में स्लिप का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट लीकेज इम्पीडेंस, ये इक्वल होने चाहिए, तो वो हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, तो ये वैल्यू उसके लिए होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट को तो इसका सेकंड स्टेटमेंट देखिए। सेकंड स्टेटमेंट है स्टार्टिंग टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला दूसरा सही है। टॉर्क इज वेरी सेंसिटिव टू एनी चेंजेस इन सप्लाइड वोल्टेज। तो देखिए आपको पहले ही पता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर होगा। तो अगर वोल्टेज का वैल्यू थोड़ा सा भी चेंज होगा तो टॉर्क का वैल्यू उसके प्रोपोर्शनल में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन सही है, तीनों स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।